हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और फिर एक बार आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। बार बार एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इस बार मैं यूट्यूब के साथ अपने कोचिंग एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, संजय ट्यूटोरियल्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी सारे कोर्सेस बना के पड़े हुए हैं। हर कोर्स में हर चैप्टर का वीडियो, पीपीटी और एमसीक्यूज चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं। यहां हम सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज दे पाते हैं। वहां सारी चीजें हैं, तो आप जाके कोचिंग के एप्लीकेशंस के लिंक्स के थ्रू डाउनलोड करके कोचिंग के ऐप को, कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सस्ते कोर्सेज हैं, सिर्फ 49 रुपीज में। आइए हम देखते हैं कि इस कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 2 जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, देखिए क्या है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 2 है। ये 22-23 का है और ये आपका सीबीसीएस सिस्टम है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? आपको पता ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट माना जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, ये भी कुछ डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड है। बट अंतर है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ट्रेडिंग कंसर्न में करते हैं, जहां हम गुड्स को बाइंग सेलिंग करते हैं, और ये हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में करते हैं, जहां हम गुड्स को बनाते हैं फिर बेचते हैं। आइए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्या देखिए, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्रीज। कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, और सारे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग के लिए सिंगल मेथड यूज नहीं होता है। डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। तो पूछ रहा है कि ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड होता है, जहां एक प्रोडक्ट्स फाइनली रेडी होने के पहले एक ही फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू पास आउट होता है, वहां हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। यानी यहां हमारा आंसर होगा ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी शुड एम्प्लॉय। जो बिजली बनाने वाले कंपनियां हैं, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं होती, सर्विसेज भी रेंडर करते हैं। अगर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो सर्विसेज को जब हम प्रोवाइड्स करते हैं तो उसकी भी कॉस्टिंग निकालते हैं कि हमें कितना चार्ज करना है अपने कस्टमर से, तो उसका भी कॉस्टिंग के लिए मेथड है, वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के लिए कौन सा मेथड है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी सर्विस, होटल, सिनेमा हॉल, सर्कस, ठीक है, हॉस्पिटल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं, सारे सर्विसेज में सिंगल मेथड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड्स क्या होता है, यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्क कॉस्ट इज ऑल्सो नोन है। अब भाई टोटल कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्राइम कॉस्ट, दूसरा वर्क कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पांचवा टोटल कॉस्ट। ये इतने कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, और इतने लेवल्स को हम मेंटेन करते हैं। पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फिर डायरेक्ट कॉस्ट निकालते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, उसी को वर्क कॉस्ट कहते हैं, वो निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, फिर टोटल कॉस्टिंग। उसी में से पूछा है, बताइए वर्क कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? वर्क कॉस्ट जहां काम किया जाता है, मींस फैक्ट्री, और वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाता है। यानी वर्क कॉस्ट को ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टोटल कॉस्ट, टोटल ऑफ वर्क कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर नोन। यानी वर्क कॉस्ट में अगर हम ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन कॉस्ट शीट स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्टेड एट द स्टेज। 3 तरह के स्टॉक होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, उसी को कहते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ WIP, और तीसरा फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट्स करके प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, तो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो एक स्टॉक रॉ मटेरियल का, दूसरा जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो बुक्स क्लोजिंग के समय
वह प्रोडक्ट फाइनली बन के तैयार नहीं पाता, आधा बना आधा नहीं बना है, तो वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है या स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहता है। और तीसरा जो बन के तैयार है वो बिका नहीं है, वो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहलाता है। तो पूछ रहा है कि WIP वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हम फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं, यानी कि वर्क कॉस्ट में करते हैं। इसी वर्क कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन द ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो। जब फैक्ट्री ओवरहेड ज्वाइंट हो और उसको बांटना हो प्रोडक्ट्स ABC में, तो आप उस केस में किस रेशियो में बांटेंगे? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। फिर 9 सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन द ज्वाइंट ऑफिस ओवरहेड विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ। ऑफिस ओवरहेड्स को हम वर्क कॉस्ट के रेशियो में बांटते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10। प्रॉफिट, if profit is 20% of cost then it will be dash dash percentage of। दो चीजें होती हैं, एक प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, और एक प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है। क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है। ये दो चीजें होती हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पे दिया है, देन इट विल बी, यानी कि हम चाहे तो कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट ऑन सेल्स को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बार प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है और इसको प्रॉफिट ऑन सेल्स पे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो इस केस में हमें हमारा रेट होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। किसके लिए? जब प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स पूछा है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्या हो जाएगा? रेट है 25, क्या है? 25 अपॉन 100 प्लस 25, ये हो गया 25/125 और ये हो गया 1/5। 1/5 को कितने परसेंट कहते हैं हम लोग? 20% कहते हैं। यानी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 25% है तो वही प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस्ड है, उल्टा दिया हुआ है। कह रहा है if profit is 50% of sales then what will be percent cost। इस बार वहां हम लोग कॉस्ट को सेल्स से बदले, इस बार सेल्स को कॉस्ट से बदलेंगे। तो इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार आपका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है। इस केस में रेट अपॉन 100 माइनस रेट, तो कितना है? 50 है ना? 50 अपॉन 100 माइनस 50, यानी 50/50, यानी 1, इट मींस 100%। कितना हो जाएगा आपका? परसेंटेज में लेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, आइए 12 क्या है? पढ़िए, उसी तरह क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस 18,000 दिया है, 33% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया है और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछा। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम है। कॉस्ट प्राइस दिया है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया है। अब प्रॉब्लम हो गई, अगर कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया होता तो आसान हो जाता, यानी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना होगा? 18,000 इंटू 33.33 लिखता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, अपॉन चेंज करते हैं कॉस्ट पे तो 100 माइनस 33.33, यानी 18,000 इंटू 33.33 इंटू 66.67, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये सीधे 9,000। यानी इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 9,000। हमने क्या किया? प्रॉफिट ऑन सेल्स को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दिया और कॉस्ट ऑलरेडी दिया ही था, उस कॉस्ट पे अप्लाई कर दिया। यानी 18,000 कॉस्ट प्राइस है और उसको 1/3 अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लेके बेचना है तो हमारा प्रॉफिट 9,000 रुपए होगा। आइए 13 क्या है? टोटल कॉस्ट 5 लाख, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। और देखिए यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज अप्लाई करना है। टोटल प्रॉफिट पूछा है आपका, आइए प्रॉफिट निकालते हैं। फिर 5 लाख कितना दिया? देखिए 5 लाख दिया है इंटू 20 क्या है? ये 20% ऑन सेल्स है, यानी फिर 100 माइनस रेट हो जाएगा, यानी 5 लाख इंटू 20/80, यानी 5 लाख इंटू 1/4, यानी 1,25,000 रुपए हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 125। ये हो गया हमारा। देखिए 4-5 क्वेश्चन एक ही पैटर्न्स पे हैं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, और सारे वैल्यूज निकाले जा रहे हैं। क्वेश्चन 14 पढ़िए क्या दिया, कह रहा है कि प्राइम कॉस्ट 24,000 दिया है, ऑफिस कॉस्ट 30,000 दिया है, ऑफिस ओवरहेड 50% दिया है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड दिया। देन फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगा, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। देखिए क्या है, प्राइम कॉस्ट दे रखा है 24,000, इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, और ये गायब है, ये गायब है, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्या कहलाता है, फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है। देख कितने ट्रिक से बता रहा हूं, ये भी गायब है। और फिर इसमें ऐड होता है ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ये भी गायब है। और ये दे दिया ऑफिस कॉस्ट, क्वेश्चन में दे दिया है ऑफिस कॉस्ट, दे दिया है कितना 30,000। अब देखिए ये दे दिया है, कितनी चीजें गायब है, ये बी की चीजें पता करनी है आपको। तो अब क्या है, देखिए कह रहा है ऑफिस ओवरहेड 50% ऑफ फैक्ट्री, इसका ये 50% होगा। तो अगर हमको ये पता हो जाए तो ये पता हो जाएगा, और इससे हम कोई पता पहुंच जाएंगे। और क्या पूछा है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है, ये वैल्यू पूछा है। अब देखिए इन ऑप्शंस में से अगर मैं इस ऑप्शंस को लेके काम करूं तो बहुत आसान होगा। अगर हम सीधे 28,000 को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ, तो 28,000 अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो देखिए, तो 28,000 लिखने का मतलब क्या है, यहां अंतर कितना आया 4,000, और इस 4,000 का 50% है कितना हो जाएगा 2,000, 28 2 30 मैच कर गया। यानी अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट की जगह 28 फिल कर रहे हैं तो 28 और 24 के बीच 4,000 का अंतर है, और ये फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 है और इसका 50% ऑफिस ओवरहेड है, यानी 50% ऑफ 4,000, ये 2,000 हो गया। कितने आसानी से बैठ गया, सीधे हम यहां चले जाएंगे। और इस बार इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही जाके करेंगे, अदर कोई ऑप्शन नहीं यहां पे, ठीक है। ये हो गया आंसर, कितना होगा 28,000। आई 15 देखते हैं क्या है, इफ प्राइम कॉस्ट 18,000, फैक्ट्री कॉस्ट 21,600, फैक्ट्री ओवरहेड इन 45% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, देन अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। देखिए यहां पे क्या है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिला के आता है प्राइम कॉस्ट, और ये प्राइम कॉस्ट दिया है 18,000, ये भी गायब, ये भी गायब, ठीक है ना। फिर ऐड, ये प्राइम कॉस्ट कहलाता है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं पता, ठीक है। ये आता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट। पढ़िए क्या कह दिया, प्राइम कॉस्ट में लिख दिया, फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया है 21,600। अब आसान हो रहा है, यानी यहां देखिए कितना हो गया, अब डिफरेंस निकालिए, 21,600 में से लेस कर दीजिए, 21,600 माइनस 18,000, ये हो जाएगा आपका 3600, सॉरी 3600 हो जाएगा आपका। ये 3600 क्या आ गया हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखिए ओवर बैक जाइए आप, अब 3600 ये दिया, कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 45% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है एंड डायरेक्ट लेबर का है। अब देखिए अगर हमें 45% की वैल्यू 3600 है तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा 3600 इंटू 100 अपॉन 45। तो इसको डिवाइड करेंगे 20, ये 9, ये 4 टाइम्स, ये 400, यानी 8,000 रुपए। यानी अगर ये 45% है आपका 3600 तो ये हो जाएगा 8,000। अब आपको दिख रहा है साफ साफ, 18 में से 8 ये हो गया, यानी 18 में से 8 लेस करिए तो कितना आ जाएगा मटेरियल की वैल्यू 10,000। देखिए ये मटेरियल वैल्यू 10,000 दिया हुआ है। आइए अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 16 क्या है, देखिए कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 45,000, ठीक है, और मटेरियल कंज्यूम 75,000 दिया। तो कैसे निकालते हैं मटेरियल, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया, देखिए 60 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है, यही हमको निकालना है, ठीक है। आइए फिर यहां वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया, कितना दिया है आपका 45 दिया है,
और फिर ये मटेरियल कंज्यूम दे दिया है, मटेरियल कंज्यूम कितने दे दिया 75। उल्टा जाइए, ऊपर से आएंगे तो जो ऐड है, जो लेस है, नीचे से जाएंगे तो जो उल्टा, जो ऐड है वो लेस, जो लेस है। अब 75 में से आइए 75 प्लस 45, ये हो गया 120। जो लेस था वो ऐड कर दिए और जो ऐड था वो लेस कर रहे हैं 60,000, यानी 60,000 रुपए डिफरेंस आएगा। 60,000 हमारा ऑप्शन है, यानी हमारा मटेरियल परचेज की वैल्यू कितनी है 60,000। रख के चेक कर लीजिए, 60 यहां रखेंगे तो 120 आ जाएगा और 120 में से 45 75 चेक हो जा रहा है, देखिए आ जा रहा है, यानी 60,000 होगा। 17 क्या देखिए, इफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 10,000 आउट ऑफ 2,000 यूनिट्स वेर अनसोल्ड, 10 यूनिट बनाया, 2,000 अनसोल्ड यानी 8,000 बिका। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 62,000, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स का है, तो हमें कितने का निकालना है, जितना बिका है उतने का निकालना है। तो 8,000 का निकालिए जाइए, पहले 10,000 यूनिट्स का निकालिए। 62,000 कितने यूनिट्स का है, 10,000 का है, यानी ये कितना हो जाएगा 6.2 हो जाएगा, 6.2। और हम 8,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट बनाए हैं, 2 बचा है, तो 8,000 यूनिट्स हमारा बिका है। तो निकाल लीजिए 8,000 इंटू 6.2, ठीक है ना। आइए निकालते हैं, 49,600 हो गया। 10,000 यूनिट्स बनाए थे, 2,000 बच गया, जो 8,000 बिका उसकी कॉस्ट हो गया 49,600 हो गया, ठीक है ना। ये 600 होगा आपका, ठीक है। अब आइए आगे, कह रहा है कि इसमें ₹1.80 पर यूनिट्स क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। जोड़ दीजिए, एड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितने यूनिट्स पे, 8,000 इंटू 1.8 करिए, देखिए कितना आ रहा है। करेंगे तो आपका 0,064 8 और 6 14,400, 14,400 जोड़िए तो 0,0,0 13 1 14 6 64,000 रुपया। देखिए पहला ऑप्शन है आपका, यानी कि 10,000 यूनिट्स में से 2,000 यूनिट बच गया, 8,000 यूनिट्स बिका, उस 8,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ सेलर पूछा है, जो बना के बेच रहा है उसके लिए कॉस्ट क्या आएगा। तो हमने क्या किया कि 10,000 यूनिट की कॉस्ट 62,000 थी, तो मैंने 8,000 यूनिट की कॉस्ट निकाल लिया, 49,600 आ गया। और पर यूनिट बेचने पे ₹1.80 खर्चे थे, तो 8,000 यूनिट्स पे ₹1.80 से 14,400 हो गया, और दोनों जोड़ दिया, यानी जो 8,000 यूनिट बिका है उसकी कॉस्ट 64,000 रुपए है। आइए 18 देखते हैं क्या है। कंप्यूट वर्क कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर इनडायरेक्ट वेजेस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 100% ऑफ डायरेक्ट। अब देखिए सब दिया हुआ है, ये जो जोड़ दीजिए पहले आप, 10 20 30, ये हो गया 50,000 हो गया। अब आइए क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 50 का 50% 15,000, ये आ गया। फिर आइए इनडायरेक्ट मटेरियल 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इसका आ जाएगा, कितना हो गया आपका, 1 मिनट। कंप्यूट द वर्क कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर इनडायरेक्ट वेजेस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है 15 आ गया। इनडायरेक्ट मटेरियल आर 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 10 है, 5,000 ये हो गया, राइट। एक और बचा है, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 100% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 ये हो गया। बस जोड़िए, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्क कॉस्ट हो जाएगा। तो 50 65 70 80,000 रुपए आपका ये हो जाएगा। देखिए 80,000 ऑप्शन है, ठीक है। 20 देखते हैं क्या है। टेंडर प्राइस इज ऑल्सो नोन कोटेशन प्राइस। टेंडर प्राइस को ही कोटेशन प्राइस, टेंडर प्राइस मतलब फ्यूचर प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस, यानी भविष्य में जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे देंगे उसकी आज कॉस्ट पता करेंगे तो वह टेंडर प्राइस होता है, उसी कोटेशन प्राइस कहते हैं। टेंडर प्राइस इज कैलकुलेटेड, किस बेसिस पे टेंडर प्राइस निकाला जाता है, पास्ट के प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल चेंजेस को मिला के। तो एक्चुअल कॉस्ट नहीं, पास्ट कॉस्ट दोनों लेते हैं, दोनों एक साथ होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी नहीं, पास्ट कॉस्ट सीट एंड पॉसिबल चेंज, यही होगा। यानी टेंडर प्राइस प्रीवियस ईयर के कॉस्ट और पॉसिबल चेंजेस को लेके बनाते हैं। 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
आइटम इज नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट। कौन से आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे आइटम कॉमन नहीं होते हैं। कुछ आइटम कॉस्ट में आते हैं तो फाइनेंशियल में नहीं, फाइनेंशियल में आते हैं तो कॉस्ट में नहीं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक ये नहीं आता है। डिविडेंड पेड ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइटम है, यही फाइनेंशियल का आइटम है, यही फाइनेंशियल का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन यही फाइनेंशियल, इसमें से कोई आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है, सारा आइटम फाइनेंशियल का है। विच ऑफ फॉलोइंग आइटम शैल बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव फाइनेंशियल? कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। एक ही बिजनेस की अकाउंटिंग अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करिए, सेम की फाइनेंशियल करिए तो प्रॉफिट्स अलग अलग आएगा। बहुत से रीजन से जिनके चलते कॉस्ट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट डिफर करता है। उस रीजन से पूछा है कि बताइए इसमें से क्या चीज विच फॉलोइंग आइटम्स शैल बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट, यानी कॉस्ट के प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या जोड़ दें जिससे फाइनेंशियल प्रॉफिट आ जाए। तो इनमें से अंडर एब्जॉर्प्शन सब नहीं, लेस होगा, ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड भी लेस होगा। रेंट रिसीवेबल ये ऐड का पोर्शन है। इनकम टैक्स पेड के सारे खर्चे हैं वो लेस होंगे, बट ये इनकम है ये ऐड होगा। 23 क्या दिया है पढ़िए। पास्ट प्रॉफिट्स एज पर फाइनेंशियल बुक इज 65,000, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट बुक्स व्हेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्चुअल एज पर प्री डिटरमाइंड 2,000। तो 65 माइनस 2 करा दिए, सीधे 63,000 आ जाएगा आपका। डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक्स 8,000 एंड फाइनेंशियल बुक 6,700। व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स व्हेन प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट बुक 60,000। 60,000 में डिफरेंस जोड़ दीजिए, 6,000 सॉरी 6,000 में डिफरेंस जोड़िए, 6,000 और इनमें 1,300 डिफरेंस है, तो 6,000 प्लस 1,300 7,300 आएगा आपका। बहुत सिंपल से क्वेश्चन। 25 नंबर क्या है। क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 18,000 एंड पर कॉस्ट अकाउंटिंग 18,500। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट्स एज पर बुक्स व्हेन प्रॉफिट्स एज पर फाइनेंशियल 28,300 है और 500 रुपए दोनों के उसमें अंतर है। ये 18,000 था, ये 18,500 है। 18,000 दोनों में कॉमन है, 5,000 एक्स्ट्रा दिखाया गया है, तो 28,300 में 500 जोड़ दीजिए यानी 28,800 रुपए आ जाएगा। 26 नंबर। When a contract is not completed, the end of the year loss on incomplete contract is transferred। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट और लॉस हो रहा है तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट 27। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स द अमाउंट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वह कॉन्ट्रैक्ट जो बुक्स के एंड तक, यानी जिस डेट को बुक्स क्लोज हो रहा है उस डेट तक काम पूरा नहीं हुआ, आगे चलेगा, तो उस केस में वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की कॉस्ट ऐड होती है। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यही पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, देखिए फर्स्ट ऑप्शन। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेक इज, और कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट है तो उस केस में हम जो प्रॉफिट का हिस्सा ले जाएंगे वो 2/3 वाला ले जाएंगे। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इसमें नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। 50% ऑफ ये भी नहीं होगा। 2/3 देखिए ये दिया 2/3 ऑफ ऑन प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाई कैश, यही जाएगा उसमें। आई 29। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। 30 में आइए। इफ कैश रिसीव ऑन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स 150 being 80% of work certified, what will be amount of work certified? वर्क सर्टिफाइड का एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, कैश रिसीव इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव। आइए रखते हैं, कैश रिसीव है 150 इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव है 80, ठीक है ना। 150, अब इसको डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, ये आ जाएगा 150। तो कैश रिसीव ऑफ एनी अकाउंट 150 दे दिया, ठीक है, 100 से इंटू करिए, ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करेगा तो 100 जाएगा, ये 187,500 आएगा। एक बार इसको कभी चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ कैश रिसीव ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, सेम वही क्वेश्चन है, देखिए, टू फिर निकालना है वर्क सर्टिफाइड, यानी कैश रिसीव 290 इंटू 100 अपॉन, कह रहा है कि विच वाज लॉस दिन, लॉस दिन नहीं है, ये लेस दिन होगा, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, जो कम है, हाँ लेस दिन होगा।
20% ऑफ कह रहा है कि देखिए मैं कहूं कि 80% मिल गया है, या मैं कहूं 20% रोक के बाकी पैसा मिल गया है, तो 80% मिल गया है और 20% रोक के मिल गया, मतलब 80% मिल गया। यहां भी 80% ही आएंगे, ये भी 2,90,000 से ज्यादा होगा। 2,90,000 से ज्यादा में दो ऑप्शंस हैं, ये 3,62,500 आएगा आपका। चेक कर लीजिएगा एक बार। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड in 13 week, at the end of which period plant was returned at value 16,000 after charging 20%। the value of issued कह रहा कि 20% चार्ज करने पे प्लांट की वैल्यू 16,000 है। इट मीन 80% प्लांट की वैल्यू 80% प्लांट की वैल्यू 16,000 है। तो शुरू में जो प्लांट रहा होगा 100% उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, 16,000 इंटू आपका 100/80, ये आपका 20,000 रुपए आ जाएगा। यानी प्लांट का बिगिनिंग वैल्यू कितना था 20,000, और 20,000 का 20% निकालिए 4,000, 20,000 माइनस 4,000 कितना हो गया 16,000। यानी अगर 20% डेप्रिसिएशन काटने पे उसकी वैल्यू 16,000 है तो उसकी फुल वैल्यू 20,000 रुपए रही होगी। 33 फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट्स, पीएल अकाउंट्स होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख, टोटल कॉस्ट इनकर्ड 81, अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्वांटिटी 225। ठीक है, अब इस केस में जो पीएल निकालना होता है वो कुछ ऐसे निकालते हैं हम लोग। पीएल के अमाउंट जो निकालते हैं वो प्रॉफिट्स, जो हमारा टोटल प्रॉफिट आता है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 अपॉन कैश रिसीव अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। 2/3 कब, जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधे से ज्यादा। चेक करिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है और वर्क सर्टिफाइड 3 लाख है, आधे से ज्यादा है तो 2/3। अब प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना हो रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी है 3 लाख और 6,000, 3,06,000 टोटल कॉस्ट है, और टोटल आपका सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है, और टोटल कॉस्ट है 81, 81 लेस कर दीजिए 6 आपका 2 1 126, ठीक है ना, 126 आपका टोटल प्रॉफिट है। 2/3 कैश रिसीव 225 है और वर्क सर्टिफाइड 3 लाख है। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व करने पे आपका जो भी आएगा, ये 0 यहां कैंसिल होगा, ये यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कैलकुलेशंस करेंगे आप, तो ये 2, फिर इससे 30 से जाएगा ये, हाँ ये 30 हो जाएगा, ये आपका 3, ये 42 हो गया। ठीक है ना, फिर आप इंटू कर लीजिए, फिर ये 14 टाइम हो जाएगा, यानी 14 इंटू 3 इंटू 225, ठीक है ना, ये 42 0, ठीक है ना, फिर ये फिर 3, लास्ट में 3 आ रहा है, यानी 63,000 वैल्यू होगी आपकी। आइए, अ प्रोसेस लॉस डज नॉट इफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट। एबनॉर्मल लॉस से किसी कॉस्ट पे इफेक्ट्स नहीं पड़ता है, नॉर्मल लॉस से इफेक्ट्स पड़ता है। द प्रोसेस कॉस्टिंग पर यूनिट्स इंक्रीज बिकॉज, हाँ नॉर्मल लॉस से कॉस्ट इंक्रीज होती है। 36 इनपुट अ प्रोसेस 3,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 10%, यानी 3,000 का नॉर्मल लॉस जो है वो कितना हो जाएगा 300, यानी 3,000 में से नॉर्मल लॉस 10%, 3 चला गया 2700 प्रोडक्शन होना चाहिए, बट कह रहा है आउटपुट जो है 2720 है, यानी 2700 बनना चाहिए, 2720 बना है, यानी सरप्लस बना है, इसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। ये 20 यूनिट्स जो है वो गेन होगा, खोजिए, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन है आपका, यानी 2700 यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए, 2720 हुआ, एंड 20 यूनिट्स क्या है आपका गेन है। 37 कह रहा है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 80 यूनिट्स इज 400, यानी 400 कॉस्ट आई है 80 यूनिट्स की, ठीक है ना, तो एक यूनिट कॉस्ट 5 है, और कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्ट इज 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25, ठीक है, 25 ऑप्शन है, ये देखिए पहला 25 रुपए हो जाएगा। 38 अ बेकरी प्रोड्यूस्ड केक, बिस्कुट्स एंड ब्रेड, दीज प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, नहीं को प्रोडक्ट्स कहलाता है।
39, if normal output of process is 19600 19600 and abnormal waste is 100, लेस कर दीजिए 19600 19600 और 100 वेस्टेज हुआ तो 19500 आउटपुट मिलेगा हमें, 19500 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, देखिए पूछा है 100 यूनिट्स वेस्टेज है, देन द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस विल बी 19500, पहला ही ऑप्शन है। लास्ट है इन प्रोसेस अकाउंट्स एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है? डेबिट साइड में। पेपर जो आया था बहुत अच्छा पेपर था, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स थे, और आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, शायद किसी क्वेश्चंस में डाउट्स हो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और प्लीज हमारे कोचिंग के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए और सारे कोर्सेज को एक्सेस करिए। एक बार फिर बहुत जल्दी मिलता हूं नए वीडियो से, तब तक के लिए थैंक्स।